सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है कीर्ति दहिया। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपके खुद के चैनल लेट्स हसल विद कीर्ति दहिया। हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन का शुरू किया था। आज इसका सेकंड पार्ट हो रहा होगा। कल हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिया है, गैमेटोजेनेसिस देख लिया है, कैसे हमने मेल गैमेट देखा, उनकी फॉर्मेशन देखी और oogenesis देखी, फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन देखी। आज जो है हम आगे वाला पार्ट कर रहे होंगे। इसमें हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी, उसके बाद हमारी प्रेगनेंसी, इम्प्लांटेशन, पार्चुरेशन, लैक्टेशन, इस चैप्टर को आज हम खत्म कर देंगे और बाद में हम कुछ क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे। तो गेट रेडी, वी आर गेटिंग स्टार्टेड। अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? मेंसेस का मतलब होता है, मेंसेस का मतलब होता है जो हमारा रिपीट हो रहा हो। ठीक है, जो हमारा रिपीट हो रहा हो, हर मंथ रिपीट हो रहा है, मंथली। तो इट इज अ साइक्लिक इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम अ वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ अ वुमेन्स लाइफ। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। इसकी ड्यूरेशन जो होती है वो होती है 28 to 29 डेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑल्सो सीन इन अदर प्राइमेट्स में भी हम देख सकते हैं, जैसे कि हमारे मंकीज हो गया, एप्स हो गया, ह्यूमंस में तो हम देखते हैं ही। उसके बाद बात करते हैं हम, मेंस्ट्रुअल साइकिल इंक्लूड्स द ओवेरियन साइकिल। ओवरी में हमारे कुछ चेंजेस हो रहे होंगे। उसके बाद हमारे यूटराइन साइकिल, जो हमारे चेंजेस हो रहे होंगे हमारे यूटराइन में। उसके बाद और वजाइना में भी हमारे कुछ चेंजेस हो रहे होंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल के कुछ फेजेस हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा मेंस्ट्रुअल फेज रहेगा जो 1 से 5 दिन के लिए रहेगा। उसके बाद फॉलिकुलर फेज रहेगा जिसको हम प्रोलीफरेटिव फेज भी बोलते हैं। इसकी ड्यूरेशन रहेगी 5th to 13th डे। फिर आएगा हमारा ओव्यूलेटरी फेज 14th डे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे कि ओव्यूलेटरी फेज का दिन बता दो। उसके बाद हमारा आता है सिक्रेटरी फेज, इसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज। यहाँ ये इसकी ड्यूरेशन होती है लास्ट 15 to 28 डेज। ओके जी, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अब एक एक फेज को हम बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। मेंस्ट्रुअल फेज, द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फ्लो। मेंस्ट्रुअल फ्लो होगी, अब कैसे होगी वो मैं आपको आगे बताऊंगी डायग्राम के थ्रू। अभी के लिए आप यहाँ ध्यान दें। मेंस्ट्रुअल फ्लो प्रेजेंट होगी, इसके बाद है हमारे कितने दिन के लिए होगी? ये 3 to 5 डेज प्रेजेंट होगी हमारे पास। menstruation occur if the ovum released ovum is not fertilized। अगर जो ओवम हमारा रिलीज हुआ है, अगर स्पर्म आगे उससे नहीं मिला है, तो वहां पे हमारी menstruation प्रेजेंट होगी। रिजल्ट्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। हमने यूट्रस की लाइनिंग पढ़ी थी, ठीक है, कल हमने यूट्रस की लाइनिंग पढ़ी थी, उसमें एक एंडोमेट्रियल थी। अब इस एंडोमेट्रियल लाइनिंग की ब्रेकडाउन से हमारी क्या होती है? मेंस्ट्रुएशन होती है। एंड यूट्राइन ब्लड वेसल्स दैट कम आउट थ्रू वजाइना। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इंडिकेट्स द प्रेगनेंसी। अब जरूरी नहीं है कि अगर आपको मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही तो प्रेगनेंसी ही है, कुछ और रीजन भी हो सकता है। इट मे ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू द स्ट्रेस, पुअर हेल्थ एक्सेट्रा। मेनार्क क्या होता है? मेनार्क इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। पहली मेंस्ट्रुएशन को मेनार्क बोलते हैं। और जो हमारी आखिरी जो स्टॉपेज वाली 52 ईयर्स या 50 to 52 ईयर्स पे हमारी जो मेंस्ट्रुएशन है वो स्टॉप हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं मेनोपोज, जिसको हम बोलते हैं मेनोपोज। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये टर्म्स इंपॉर्टेंट थी। आगे बात करते हैं फॉलिकुलर या प्रोलीफरेटिव फेज की। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द 5th डे आफ्टर द मेंस्ट्रुअल। अब मेंस्ट्रुअल फ्लो हो चुका है, हमारी एंडोमेट्रियल की लाइनिंग टूट चुकी है। अब क्या करेगी वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग? दोबारा खड़ी होगी और दोबारा अपने अंदर एक हिम्मत लाएगी कि या अभी हमारे पास मौका है। अगले मंथ फिर से हमारे पास ओवम आएगा, फिर से हमारे पास चांसेस होंगे कि स्पर्म आके ओवम से मिल जाए। तो वो हिम्मत करते हुए दोबारा से अपने आप को जनरेट करना शुरू करती है। तो menstrual and completed within the 8 to 12 days. In this phase the action of gonadotrophin, हमने gonadotrophin पढ़े थे, दो पढ़े थे। एंटीरियर पिट्यूटरी से आ रहे थे, कौन कौन से थे? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फ्रॉम द पिट्यूटरी अकर्स FSH। अब फॉलिकुलर नाम ही बता रहा है, फेज का नाम ही बता रहा है फॉलिकुलर, तो कौन सा हार्मोन होगा? FSH। ठीक है, ये स्टिमुलेट करेगा डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल बनाएगा इनटू द ग्राफियन। सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शियरी और उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, जहां से फिर हमारा ओवम बाहर रिलीज होगा। ठीक है, सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजेंस बाय द ग्राफियन फॉलिकल। ईस्ट्रोजन स्टिमुलेट द प्रोलिफरेटिव रप्चर्ड यूटरीन। ठीक है जी, एंडोमेट्रियम एंड म्यूकस लाइनिंग ऑफ द ओविडक्ट एंड वजाइना।
ठीक है, ये सारे हमारे किस में काम आते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में काम आते हैं ये सारे हॉर्मोन्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ओव्यूलेटरी। ओव्यूलेटरी कौन सा दिन था, 14th डे। ठीक है, 14th डे पे हमारी ओव्यूलेटरी फेज होगा। LH एंड FSH अटेन अ पीक। इस पॉइंट पे ओव्यूलेटरी फेज पे हमारी दोनों हॉर्मोन्स की पीक आ रही होगी, LH की और FS की। अब रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH, जिसको हम बोलते हैं LH सर्ज, इंड्यूसेस द रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल एंड देयरबाय ओव्यूलेशन ऑन द 14th डे। जब ग्राफियन फॉलिकल में से ये ओवम बाहर निकल जाएगा, इसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। इट अकर्स ऑन द 14th डे। अब सिक्रेटरी फेज की बात करते हैं। अब ग्राफियन फॉलिकल ने ओवम तो निकाल दिया है, अब बचा हुआ जो ग्राफियन फॉलिकल है उसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। Corpus luteum. After ovulation, the Graafian follicle is transformed into the yellow endocrine mass called the corpus luteum. ये क्या सिक्रेट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब फंक्शन देख लेते हैं प्रोजेस्टेरॉन के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि प्रोजेस्टेरॉन के हमारे फंक्शंस बता दो। मेक्स द एंडोमेट्रियम मैक्सिमम वस्कुलर, थिक एंड सॉफ्ट, thus the uterus gets ready for implantation. implantation के लिए अब हमें यूट्रस को रेडी करना है, तो उसके लिए हमारा प्रोजेस्टेरॉन चाहिए ही चाहिए। अब ये क्या करेगा, एफएसएच के सिक्रीशन को कम कर देगा ताकि हमारे पास इम्प्लांटेशन में हेल्प हो। तो सारी चीजें इम्प्लांटेशन से हैं, ठीक है, रिलेटेड। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, corpus luteum degenerate and it causes the disintegration of the endometrium that leads to the next menstrual cycle. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो दोबारा से एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन होगा और अगली मेंस्ट्रुअल फ्लो रेडी हो जाएगी। ठीक है, और यदि एक वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती है तो सारे जो मेंस्ट्रुअल के साइकिल के इवेंट्स हैं वो सब कुछ स्टॉप हो जाएंगे, और अराउंड 50 के ईयर में मैंने बताया था कि 50 अराउंड ये साइकिल बंद हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं मेनोपोज। समझ में आ गया। आगे बात करते हैं। अब ये डायग्राम देख लो। इस डायग्राम से आपकी सारी मेंस्ट्रुअल साइकिल की कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। सबसे पहली बात, हम 3 फेजेस में इसको देखेंगे। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग देखेंगे सबसे पहले कि हमारे पास क्या हुआ, फ्लो हुआ, फिर से एंडोमेट्रियम खड़ी हुई और उसने अपने आप को रीबिल्ड करना शुरू किया। उसके बाद हमारे हॉर्मोन्स की बात करेंगे कि हमारे पिट्यूटरी से 2 हार्मोन आ रहे थे। कौन कौन से थे, FSH और LH। और हमारे ओवरी के भी 2 हार्मोन थे। कौन कौन से थे, LH और FSH। सॉरी, ये तो हमारे थे किसके, पिट्यूटरी के। ठीक है, और हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ये भी आ रहे थे हमारे ओवरी से। तो इनके भी हम चेंजेस देख रहे होंगे कि इनमें क्या चेंजेस आएंगे। फिर हमारे फॉलिकल्स की बात करेंगे कि क्या हमारे फॉलिकुलर डेवलपमेंट हुई है। तो सबसे पहले हम एंडोमेट्रियम लाइन देख लेते हैं। 1 to 5th डे, यहाँ पे मान लो 5th डे है, तो यहाँ पे ये जो हमारी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है ये शेड ऑफ करना शुरू हो गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आया कोई स्पर्म नहीं आया, कोई स्पर्म नहीं आया, इसकी वजह से ये दुखी हो गई और ये हो गई शेड। अब भाई इसको पता चलता है कि आई हैव अनदर चांस, अगले मंथ क्या पता स्पर्म आ जाए, तो इसने अपने आप को दोबारा रीबिल्ड करना शुरू कर दिया। ठीक है जी, ये बात पता चल गई। अब ये तो हो गया एंडोमेट्रियल की हमारी साइकिल। अब बात करते हैं हॉर्मोन्स की। हॉर्मोन्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल्स बनना शुरू होंगे। अगर हम फॉलिकुलर डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे पहले हमारा प्राइमरी फॉलिकुलर बना, फिर सेकेंडरी, ठीक है, फिर टर्शरी, फिर ये ग्राफियन फॉलिकल है। अब 14th डे पे ये जो ग्राफियन फॉलिकल है इससे ये ओवम बाहर निकल जाएगा, जिसकी जिसकी उससे हमारी ओवुलेशन हो जाएगी, ओवुलेशन हो जाएगी। और बचा हुआ पार्ट, दिस इज व्हाट, कॉर्पस ल्यूटियम, दिस इज व्हाट, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, अब यहाँ पे फॉलिकल्स बन रहे हैं तो कौन सा हार्मोन होगा यहाँ पे, बता दो, पिट्यूटरी का कौन सा हार्मोन होगा, FSH। तो इसका लेवल बढ़ा हुआ दिख रहा है थोड़ा सा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब बात करेंगे हम ईस्ट्रोजन की। अब ईस्ट्रोजन हमारे फॉलिकल्स बनाने में बहुत हेल्प करता है। तो यहाँ पे भी हमारे फॉलिकल्स की क्या होगी, हमारे ईस्ट्रोजन की क्या होगी, वैल्यू हाई होगी। तो यहाँ पे 2 हार्मोन हमने देखे, एक है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक है हमारा जो है हमारा ईस्ट्रोजन जो कि बढ़ रहा है। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। अब 14th डे पे जो ये हमारा ईस्ट्रोजन है, अब ये ईस्ट्रोजन क्या बोलेगा LH को, भाई जल्दी आ, यहाँ पे तो FSH काम करने लग गया और तू लेट हो गया। तो जल्दी जल्दी भाग के हमारा LH आता है और यहाँ पे क्या कर देता है, अपनी पीक दे जाता है। 14th डे पे LH अपनी पीक देता है जिसकी वजह से ओव्यूलेशन होती है। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या हुआ, LH की सर्ज आई, ये हो गया। उसके साथ साथ हमारे पास क्या होगा, किसकी सर्ज, थोड़ा सा FSH भी साथ में आ जाता कि मैं भी तो देखूं क्या हो रहा है। तो साथ में हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास FSH भी आ गया।
तो यहाँ पे LH और F, मेनली LH की वजह से क्या हुई हमारे पास ओव्यूलेशन हुई। उसके बाद ओव्यूलेशन होने के बाद ये हमारा ओवम बाहर निकल चुका है और ये जो पार्ट बचा दिस इज कॉर्पस ल्यूटियम, और ये किसमें रिच था, मैंने बताया था प्रोजेस्टेरॉन में ये रिच है। तो ये प्रोजेस्टेरॉन में रिच है, जो देख रहे हो पीक, सो दिस इज द पीक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। और सारे हॉर्मोन्स हमारे कम हो चुके हैं, पर हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन की वैल्यू पीक पे है, मेनली प्रोजेस्टेरॉन की। तो समझ में आ गया। एंडोमेट्रियम शेड हुई, फिर से बनना शुरू हुई, यहाँ पे फॉलिकल्स बनना शुरू हुए, फॉलिकुलर बन रहे तो FSH और एस्ट्रोजन काम करेंगे। यहाँ पे हमारे फिर कॉर्पस ल्यूटियम, यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन और बीच में हमारा LH। अगर आपने, मैं बताती हूँ, अगर आपने पेपर में ये डायग्राम बना दिया और मेंस्ट्रुअल के बारे में लिख दिया तो आपके इस क्वेश्चन में कोई भी नंबर नहीं काट सकता, ये मेरी दावा है। ठीक है, तो इस डायग्राम को बहुत अच्छे से याद करो, प्रैक्टिस करो। मैं तो कह रही हूँ पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है आप डायग्राम से ही याद करो। ठीक है, तो इट विल बी इजी फॉर यू ऑल। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हमारे पास फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन की बारी। During the copulation, semen is released by the penis into the vagina. It is called the insemination. Insemination पता चल गई, हमारा sperm हमारे किसके पास आ गया, ओवम के पास आ गया। ठीक है, फ्यूजन ऑफ sperm with ovum is called fertilization. It occur, ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रही है। It is the ampullary isthmic junction of the fallopian tube. Fertilization happen only if ovum and sperm are transported simultaneously. अगर दोनों साथ में मिलेंगे तो ही हमारा होगा। ऐसा ही हमने फ्लावर वाले पार्ट में पढ़ा था, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन साथ में आने चाहिए, तो ये भी यहाँ पे साइमल्टेनियसली होने चाहिए। सो ऑल कॉपुलेशन डू नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन, सो दिस इज द ओनली रीजन। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि सारी हमारी पॉपुलेशन डू नॉट रिजल्ट टू फर्टिलाइजेशन, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिसेप्टिविटी, वही वाली बात है, रिसेप्टिविटी होनी चाहिए, दोनों को साथ आना बहुत जरूरी है। A sperm contact with the zona pellucida, it induces the changes in the membrane that block the additional sperm. अब हमने पढ़ा था हमारी ओवम की क्या है, सराउंडिंग्स है, ये ओवम है, इसके बाहर ये हमारी क्या है, पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा, और इसके बाहर ये है जोना रेडिएटा। तो जो स्पर्म आएगा वो इस को पेनिट्रेट करेगा और इसको ब्लॉक कर देगा, अंदर पेनिट्रेट करके, और ये वाली जो वॉल है इसको ब्लॉक कर देगी ताकि और स्पर्म्स यहाँ पे एंट्री ना ले पाए, पोलिस्पर्मी की जो कंडीशन है वो ना बन पाए। ठीक है, तो अब द सिक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम हेल्प्स द स्पर्म टू एंटर द एग साइटोप्लाज्म विया द जोना पेलुसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस कॉजेज द सेकंड मियोटिक डिवीजन। हमने oogenesis में पढ़ा था कि हमारी सेकंड मियोटिक डिवीजन मेटाफेज पे हमारे जो चीज है वो अरेस्ट हो गई थी। अब ये जो सेकंड मियोटिक हमारी कब खत्म होगी, जब स्पर्म आके ओवम से मिल जाएगा तो हमारे पास क्या, मियोटिक डिवीजन खत्म हो जाएगी और एक सेकेंडरी ओवम या सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा एंड ए सेकेंड पोलर बॉडी भी रिलीज होगी। ठीक है जी, द हैप्लॉइड न्यूक्लियर ऑफ स्पर्म एंड ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। द जाइगोट अंडरगो द माइटोटिक डिवीजन। अब जाइगोट बन गया, अब इसके अंदर क्या है, माइटोटिक डिवीजन होंगी और ये मूव करेगा टुवर्ड्स थ्रू द इस्थमस से होता हुआ टुवर्ड्स द यूटेरस, क्योंकि इसको क्या इम्प्लांटेशन करनी है अब, एंड फॉर्म्स द 2, 4, 8, 6 डॉटर सेल्स। मतलब ये कुछ ऐसा था, मान लो ये हमारा जाइगोट ऐसा था, ये अब माइटोटिक डिवीजन करेगा और ऐसे 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 स्ट्रक्चर बना लेगा, इसको बोलते हैं हम ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर, दिस इज द ब्लास्टोमियर। ओके, दिस इज द ब्लास्टोमियर। द एम्ब्रियो विद 8 2, अब ये बात याद रखने की, द एम्ब्रियो, अब ये एम्ब्रियो बन चुका है, द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड मोरुला। बहुत इंपॉर्टेंट है। मोरुला कंटेन्स मोरुला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोमियर से मोरुला बना, मोरुला से हमारे पास क्या बना, ब्लास्टोसिस्ट बना। ठीक है जी, इन ब्लास्टोसिस्ट द ब्लास्टोमियर आर अरेंज्ड इन ट्रोफोब्लास्ट आउटर लेयर एंड इनर सेल मास अटैच्ड टू द ट्रोफोब्लास्ट। अब जो ये ब्लास्टोसिस्ट है इसके अंदर एक हमारे पास क्या होगा, लो क्यूबोइडल सेल, कोलुमिनार सेल, और अंदर होगा एक सेल मास। अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एक सेल मास प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये हो गया ट्रोफोब्लास्ट और यहाँ पे हमारे पास इनर सेल मास है। ठीक है, द ट्रोफोब्लास्ट लेयर गिव्स द नरिशमेंट टू द इनर सेल मास एंड गेट्स अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम। ट्रोफोब्लास्ट क्या है हमारे पास, एंडोमेट्रियम से, हमारे पास ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थी, तो यहाँ पे ये ट्रोफोब्लास्ट अटैच हो जाएगा, यहाँ पे ये ट्रोफोब्लास्ट अटैच हो जाएगा। आफ्टर द अटैचमेंट जो यूट्राइन की सेल्स हैं वो डिवाइड करेंगे और उसको कवर कर लेंगे,
ताकि वो कहीं बाहर ना जा पाए। तो ब्लास्टोसिस्ट को क्या कर लेगी, कवर कर लेगी। थस द ब्लास्टोसिस्ट क्या हो गया, अब कवर कर ले मतलब इम्प्लांटेशन उसका हो चुका है। द इनर सेल मास ऑफ गेट डिफरेंशिएटेड इनटू 3 जर्म सेल। अब जो इनर सेल मास था उसकी 3 लेयर बन जाएंगी, आउटर एक्टोडर्म, मिडल मेसोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। दिस लेयर्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड गैस्ट्रूला एंड फॉर्म्स द एम्ब्रियो। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, हमारे पास क्या था, हमारे पास फर्टिलाइजेशन हुई, ओवम था, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, मोरुला बना, मोरुला से ब्लास्टोसिस्ट बना, ब्लास्टोसिस्ट से हमारा जो है ये कहाँ पे इम्प्लांट हो गया, हमारे पास यूट्रस की लाइनिंग में, एंडोमेट्रियम में हमारे पास इम्प्लांट हो गया। समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं, इम्प्लांट हो गया मतलब कि प्रेगनेंसी हो चुकी है। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आफ्टर द इम्प्लांटेशन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिनको बोलते हैं कोरियोनिक विलाई अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट विच सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। अब मैंने बताया था यहाँ पे क्या है, ये ट्रोफोब्लास्ट है और ये इनर सेल मास है जो कि डिवाइड होगा एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म में। अब यहाँ से कुछ फिंगर लाइक कोरियोनिक विलाई निकलती है। ठीक है, कोरियोनिक विलाई निकलती है और वो सराउंडेड होते हैं यूट्राइन टिश्यू से और मैटरनल ब्लड से। The chorionic villi and the uterine tissue are the interdigited to form placenta. अब ये दोनों मिलके क्या बनाएंगी, प्लेसेंटा बनाएंगी। It is a structural and functional unit between the embryo and maternal blood. अब माँ और बेबी के बीच में जो कनेक्शन होगा वो प्लेसेंटा के थ्रू होगा। और वो प्लेसेंटा कैसे बनी है, कोरियोनिक विलाई से और यूट्राइन टिश्यू से। ठीक है, प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो बाय एन umbilical cord. It transport the substances to form to the embryo. ठीक है, मदर से एम्ब्रियो तक जो सामान पहुंचाने का काम करेगी वो होगी हमारे पास अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है जी, देख रहे हो ये स्ट्रक्चर, ये देख रहे हो, दिस इज द कोरियोनिक विलाई और ये हमारे यूट्राइन टिश्यू है। तो ये क्या बना लेगा, हमारे पास प्लेसेंटा बना लेगा, ये प्लेसेंटा बना लेगा। ठीक है जी, ये एम्ब्रियो प्रेजेंट है हमारे पास। अब फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा की बात कर लेते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। ये एक्ट करेगा एज अ बैरियर बिटवीन द फीटस एंड द मदर, सप्लाई ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एक्सेट्रा फ्रॉम द मदर टू द फीटस, और CO2 को रिमूव करेगा और एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव करेगा। एक्ट एज द एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है प्लेसेंटा। ये सिक्रीट करती है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन सेंट्रल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन। ठीक है, ये ओवरी से भी सिक्रीटेड होते हैं हमारे पास। उसके बाद ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन एक्सेट्रा ये सब कुछ इंक्रीज हो जाता है मैटरनल ब्लड में। दे सपोर्ट द फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेन प्रेगनेंसी। द जर्म लेयर गिव राइज टू ओल्ड टिश्यूज, जो हमने 3 जर्म लेयर पढ़ी थी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, वो सारी क्या बनाएंगे, टिश्यूज बनाएंगे। द स्टेम सेल्स इन द इनर सेल मास हैव द पोटेंशियल टू गिव राइज टू ओल्ड टिश्यूज। अब यहाँ पे जो हमारा इनर सेल मास था उसमें स्टेम सेल्स थे। अब स्टेम सेल्स जो होते हैं वो हमारे पोटेंट होते हैं और वो गिव राइज करते हैं टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ह्यूमन प्रेगनेंसी गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, जो हमारा 9 महीने का पीरियड रहता है उसको हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। लास्ट 9 मंथ फॉर कैट्स, अभी कुछ ऑर्गेनिजम्स के दे रखे हैं कि इनका कैसा गेस्टेशन पीरियड होता है। कैट्स के लिए 2 महीने होगा, डॉग्स के लिए भी 2 महीने होगा, एलिफेंट्स के लिए हमारे पास क्या होगा, 21 मंथ्स यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है जी, समझ में आ गया, ये प्लेसेंटा प्रेजेंट है यहाँ पे, ये कॉर्ड है, ठीक है, ये फीटस है, ये यूट्रस है एंड दिस इज द सर्विक्स। गॉट इट। अब एम्ब्रियो में चेंजेस में, एम्ब्रियो में क्या क्या चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। जब 1 मंथ हो जाएगा प्रेगनेंसी को, सबसे पहले क्या बनेगा, हार्ट बनेगा, दिल बनेगा। उसके बाद सेकंड मंथ में हमारे पास, एंड ऑफ सेकंड मंथ में हमारे लिम्स और डिजिट्स बनने शुरू कर देंगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद मेजर ऑर्गन्स, लिम्स, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स एक्सेट्रा वेल डेवलप्ड हो जाएंगे। 5वें मंथ में हमारे पास फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस होगी और अपीयरेंस ऑफ हेयर होगा। एंड ऑफ 24 वीक में हमारे सेकंड ट्राइमेस्टर में बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर, आईलिड सेपरेट एंड आईलैशेस आर फॉर्म्ड। और एंड ऑफ 9 मंथ हमारा बेबी इज रेडी टू डिलीवर, खुशखबरी आने वाली है। अब बात कर लेते हैं पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, दिस इज द लास्ट टॉपिक। पार्चुरेशन, द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू द यंग वंस। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय द न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। The signals originating from the fetus in the placenta induce mild uterine contraction, जिसको बोलते हैं fetal ejection reflex। क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जो हमारा फुली ग्रोन फीटस हो चुका है वो कुछ सिग्नल्स देगा थ्रू द प्लेसेंटा
टू द एंडोक्राइन, और वहां से हमारे पास हॉर्मोन्स रिलीज होंगे जैसे कि ऑक्सीटोसिन, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगी। ऑक्सीटोसिन causes the stronger uterine muscle contractions, which in turn stimulate the further secretion of oxytocin. This process is continued, leading to the expansion of the body out of the uterus through the birth canal. ठीक है, फीटस बाहर आ चुका है। After the parturition, the umbilical cord is cut off. The placenta and remnants of the umbilical cord are expelled out from the maternal body after the parturition. It is called the afterbirth. ठीक है, जो रेमिनेंट्स रह गए हमारे प्लेसेंटा के वो बाहर निकाल दिए जाते हैं, जिसको बोल देते हैं आफ्टर बर्थ। द मेमरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, इट इज कॉल्ड द लैक्टेशन। और लैक्टेशन में मैंने बताया था आईजीए होता है, कोलेस्ट्रम होता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर द बेबी। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। ह्यूमन रिप्रोड्यूस, सबसे पहली लाइन चैप्टर की यही है, ठीक है, क्या है, सेक्सुअली। ह्यूमंस आर, दूसरी लाइन ये है, वी पेरिस। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल होती है। मेल एंड फीमेल गैमेट्स, गैमेट्स पूछ रहा है, हैप्लॉइड होंगे। जाइगोट दो चीजों से बना है, मेल और फीमेल से, तो ये क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द मैच्योर फॉलिकल, क्या बताया था मैंने, ओव्यूलेशन 14th डे पे होगा, ठीक है। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन, कौन सा जंक्शन था, एम्पिलरी इस्थमिक जंक्शन। जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट बताया था 8-16 डिवाइडेड स्टेज होती है। द स्ट्रक्चर विच प्रोड्यूस वेस्कुलर कनेक्शन बिटवीन द फीटस, क्या है, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग, फंक्शन बताने। कॉर्पस ल्यूटियम का क्या है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा। एंडोमेट्रियम का क्या है, हमारे पास इम्प्लांटेशन में हेल्प करेगा। एक्रोजोम, इस पे एंजाइमेटिक होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे जो कि हमारे स्पर्म की हेल्प करेगा टू पेनिट्रेट इनटू द ओवम। स्पर्म टेल मोटिलिटी में हेल्प करेगा। फिम्ब्रिए, अटैचमेंट ऑफ ओवम, पकड़ने के लिए हेल्प करेगा टू ओवम को। आइडेंटिफाई, ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं यहाँ पे। एंड्रोजन्स आर प्रोड्यूस बाय द सर्टोली सेल्स, गलत है जी, लेडिक सेल्स हमारे थे, हमने पढ़ा था, उससे होते हैं, तो ये तो हो गया फॉल्स। स्पर्मेटोजोआ गेट न्यूट्रिशन फॉर सर्टोरी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेडिक सेल्स आर फाउंड इन द ओवरी, गलत है जी, ओवरी से नहीं होते, टेस्टिस में होते हैं। लेडिक सेल्स सिंथेसाइज एंड्रोजन, सही है, सही है। oogenesis टेक प्लेस इन द कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम में होती है, नहीं, नहीं। मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, सही बात है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कुछ भी रीजन हो सकता है, स्ट्रेस हो सकती है या फिर कोई इंजरी हो सकती है। व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल विच हार्मोन्स रेगुलेट, मैंने पूरा आपको पूरा डायग्राम दिखाया था, मैंने बता दिया क्वेश्चन आएगा जरूर, बिल्कुल अच्छे से करके जाना है इसको। पार्चुरेशन क्या है, हम अभी बात करके आते हैं, कौन से हार्मोन्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। ऑक्सीटोसिन अभी मैंने बताया था, ठीक है, बाकी हार्मोन्स भी होते हैं। ओके ओके। Morula is development stage between the zygote and the blastocyst, between the blastocyst and gastrula, नहीं, zygote और blastocyst इसके बीच में ही होती है, ठीक है, मोरुला। उसके बाद हमारी सोसाइटी में वुमेन को ब्लेम किया जाता है फॉर द गर्ल चाइल्ड, ऐसी बात नहीं है, ये बात मैं आपको बताऊंगी प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में, जहां पे हम सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहे होंगे, कि जहां पर हमारे मेल्स आर इन्वॉल्व इन द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ अ बेबी, ठीक है। उसके बाद हाउ मेनी एग्स डू यू थिंक, ये सारे कॉन्सेप्शनल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आप देख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं हम, ये मैच द फॉलोइंग। ट्रोफोब्लास्ट क्या करेगा हमारे पास, क्या काम करेगा ट्रोफोब्लास्ट, हमारे पास आउटर लेयर होती है। जब यहाँ पे थर्ड का देख लो, ये नहीं है, ये नहीं है, इन दोनों में से हो सकता है। क्लीवेज की बात करें, क्लीवेज हमारा होगा, माइटोटिक डिवीजन होता है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे ये आ गया आपके पास, ठीक है, समझ में आ गया। ये कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे आपको करने पड़ेंगे, सारे आपको करने पड़ेंगे, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी। तो ये आप सारे क्वेश्चंस देख लीजिएगा, कोई डाउट आए तो मेरे से प्लीज कांटेक्ट करें, एक बार सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, अगर आपने मेरे नोट्स पढ़ लिए तो सारे क्वेश्चन, वही बात है, हलवा है आपके लिए, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, सारे आपको देखने बहुत जरूरी है। और एक बार फिर से इसको वीडियो को देखना, रिवाइज करना और अच्छे से पढ़ो। कल हम नया चैप्टर लेके आएंगे जो कि रहेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसको हम एक ही पार्ट में कर देंगे क्योंकि ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ज्यादा उसकी वेटेज नहीं है,
तो उसको एक ही पार्ट में हम कंप्लीट कर देंगे। तो अच्छे से पढ़ो, काफी कम दिन रह गए हैं, आपका इंग्लिश का पेपर भी आने वाला है, तो बहुत ही आराम से पढ़ाई करें और कल के लिए रेडी रहें, इसको रिवाइज करें। तब तक के लिए पढ़ते रहें, हसल करते रहें। जय हिंद, जय भारत।